Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our second part of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variations. So, in previous lecture, we have started the chapter Introduction. Mendel's laws of inheritance is going on. Now, this is the table 5.1 that is contrasting the traits studied by the Mendels in pea plant. So, in previous lecture, we have studied about the experiments by the Mendel, Gregor Mendel. Okay, so Gregor Mendel was the father of modern genetics. So, Gregor Mendel ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर एंड जो 7 कैरेक्टर्स जो उसने चूज़ करे थे डेट इज़ स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर. सो दिस आर द 7 कैरेक्टर्स कि उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑन दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. सो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जनरेशन टू जनरेशन इन्फॉर्मेशन का पास होना. पेरेंट्स में से इन्फॉर्मेशन जो न्यू बॉर्न में जो जाती है, प्रोजेनी में जाती है, डेट इज़ इनहेरिटेंस. एंड वेरिएशन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 गैमेट्स कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं. डेट्स वाई द वेरिएशन इज देयर. सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. Okay, so here one character is selected for this experiment. तो मेंडल ने क्या किया? यहाँ पर हाइब्रिडाइज किया. हाइब्रिडाइज करना मतलब कि एक टॉल प्लांट लिया पी प्लांट का एंड एक डॉर्फ मतलब कि छोटा वाला, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, 2 उसने प्लांट्स लिए, सिलेक्ट किए और उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया. मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होना इसका मतलब कि उसने रिप्रोडक्शन करवाया. सो उससे क्या होगा? 2 गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे और न्यू प्लांट्स जनरेट होंगे. सो ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रो देम टू जनरेट द प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन. सो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड्स जो बनेंगे, सो जो भी सीड्स प्रोड्यूस हुए थे वो उन्होंने ग्रो किए और उसमें से प्लांट जनरेट किया. तो उस प्लांट को उसने फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन बोला. एंड दिस जनरेशन इज कॉल्ड एज फिलियल 1, डेट इज F1. रिमेंबर F1. यहाँ पर जो सबसे पहले जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन किया उन्होंने, उसके बाद जो उनको जनरेशन मिली उसका नाम दिया उन्होंने F1 फिलियल 1 प्रोजेनी. प्रोजेनी मीनिंग जो न्यू जनरेशन होती है वो. सो हियर यू कैन सी द डायग्राम कि कैसे उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया. पेरेंट में से देखो यहाँ पर मेल एंड फीमेल पेरेंट. ओके, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल. सो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन डेट इज़ कॉल्ड एज पोलिनेशन. एंड जो भी उसको रिजल्ट मिला वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो. So Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf. So क्या हुआ यहाँ पर कि F1 प्रोजेनी के जो प्लांट्स मिले वो सारे के सारे टॉल थे. टॉल मीनिंग सब के सब बड़े वाले थे, उसमें से छोटा कोई प्लांट नहीं था. बिकॉज उन्होंने जो क्रॉस पॉलिनेशन किया था वो बड़े और छोटे के बीच में किया था. ओके, टॉल एंड डॉर्फ. बट यहाँ पर जो रिजल्ट उनको मिला वो मिला कि सारे के सारे वो टॉल है हुए. सो ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट ऑल्सो. कि उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन तो किया लेकिन जो दूसरे पेयर्स थे, हमने जो 7 कैरेक्टर्स देखे वो 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने ऑब्जर्वेशन सेम ही किया, सिमिलर उनको रिजल्ट मिले. कि फॉर एग्जांपल पोड शेप है, पोड कलर है, सीड कलर है. उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट किया, जिसका मिक्स उन्होंने किया, उनको रिजल्ट क्या मिला F1 प्रोजेनी में, वो जो मेन कैरेक्टर जो था वो उनको मिला. सो ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिसेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन देम. सो यहाँ पर एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स उनको देखने को मिले F1 जनरेशन में. ओके, दिस इज़ क्लियर. सो सबसे पहले क्या हुआ? पेरेंटल टॉल एंड डॉर्फ जो प्लांट था
उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। देन F1 जनरेशन जो मिली उनको, वो क्या थी, टॉल थी, दोनों प्लांट उनको टॉल मिले। फिर टॉल एंड टॉल का फिर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। देन उनको F2 जनरेशन मिली यहाँ पर, डेट इज़ उसमें क्या रिजल्ट मिला उनको, 3 प्लांट्स जो थे वो टॉल मिले और 1 प्लांट डॉर्फ मिला। यहाँ पर दूसरी जनरेशन में थोड़ा सा उनको चेंज मिला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डेट इज़ कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो इस रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड टॉल F1 प्लांट्स एंड to his surprise found that the filial 2 generation some of the offspring were dwarf। सम ऑफ का मतलब है कि यहाँ पर हमको एक प्लांट छोटा वाला मिलता है, डॉर्फ मिलता है। द कैरेक्टर डेट वॉज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन वॉज नाउ एक्सप्रेस। तो गाइज यहाँ पर देखो, टॉल एंड डॉर्फ का किया तो सब दोनों टॉल मिले थे, तो यहाँ पर दोनों टॉल मिल रहे हैं, दोनों टॉल प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है। यहाँ पर कोई छोटा प्लांट नहीं है, फिर भी यहाँ पर छोटा प्लांट मिल रहा है। हाउ इट पॉसिबल, दिस इज द जेनेटिक्स। ओके, सो द proportion of plants that were dwarf were the 1/4 of the F2 plants while 3/4 of the F2 plants were tall। सो यहाँ पर उनको कितने प्लांट्स कैसे मिल रहे हैं, सो जो फोर्थ पार्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो उनको डॉर्फ मिला, और F2 प्लांट्स का ये बात कर रहा हूँ, जो 4 प्लांट्स से उसकी बात कर रहा हूँ। सो 4 में से एक हुआ यहाँ पर 1/4 ऑफ द टॉल, डॉर्फ, एंड 3/4 ऑफ द टॉल। सो यहाँ पर 4 में से 3 उनको टॉल मिल रहे हैं और 4 में से एक क्या मिल रहा है, डॉर्फ मिल रहा है। द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट वेर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, डेट इज all the offspring were either tall or dwarf, none were in between height। मतलब क्या हुआ इसका कि टॉल और डॉर्फ जो भी इनको प्लांट मिले यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में, वो उनके पेरेंट्स जैसे ही थे। मतलब कि इनके पेरेंट्स क्या हुए, ये जो रिजल्ट मिला F2 जनरेशन, इनके पेरेंट्स ये हुए, ओके, और इनके पेरेंट्स ये हुए। तो ये जो हाइट थी, ऐसी की ऐसी ही हाइट उनकी पेरेंट की भी थी। यहाँ पर चाहे वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, टॉल हो या शॉर्ट हो, उसको हाइट में कोई इन बिटवीन हाइट नहीं मिली। मतलब कि कॉम्बिनेशन हुआ है यहाँ पर, तो अभी कुछ मिक्सिंग नहीं हुआ है यहाँ पर कि ऐसा नहीं हुआ है कि टॉल वाला बहुत बड़ा टॉल हो गया, उसके पेरेंट्स से भी टॉल हो गया, और छोटा वाला उससे छोटा हो गया, और छोटा वाला भी मतलब बीच की हाइट, कोई ऐसी बीच की हाइट नहीं बनी यहाँ पर। टॉल हो तो पूरा कंप्लीट टॉल मिला, और जो डॉर्फ मिला था वो भी पूरा अपने पेरेंट्स जितना ही डॉर्फ मिला। सो वी कैन से दिस नन वेयर ऑफ इन बिटवीन हाइट। ओके, वो या तो टॉल थे या तो डॉर्फ थे, कंप्लीट उनके पेरेंट जैसे ही थे। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ, हाउ इट पॉसिबल। सिमिलर रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेट ऑल्सो, कि यहाँ पर तो हमने प्लांट की जो हाइट थी उसके बारे में बात करी, लेकिन सीड कलर है, पोड शेप है, पोड कलर है, सभी कैरेक्टर्स के अंदर उनको ये रिजल्ट ही मिला कि उनके पेरेंट्स जैसा ही। मतलब कि अगर सीड कलर येलो है और सीड कलर ग्रीन है, तो ग्रीन एंड येलो का जो कॉम्बिनेशन कलर हो रहा है वो यहाँ नहीं मिला। या तो ग्रीन उनके पेरेंट जैसा कंप्लीट ग्रीन मिला, या येलो मिला है तो वो भी कंप्लीट येलो ही मिला उनके पेरेंट जैसा। मतलब यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं हुआ है। सो ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage both the traits were expressed in the proportion of 3:1। सो यहाँ पर जो F1 जनरेशन में उनको क्या मिला था कि सारे के सारे सेम थे। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल, मतलब कि पेरेंट उनके टॉल थे, तो एक टॉल पेरेंट था और एक डॉर्फ पेरेंट था, तो सारे के सारे टॉल मिले। मतलब अगर सारे के सारे शॉर्ट मिले होंगे तो भी ये बात सही है कि F1 जनरेशन में ओनली वन ट्रेट वॉज एक्सप्रेस। सो वॉज एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक्सप्रेस होना मतलब कि यहाँ पर जो कैरेक्टर था उसका एक्सप्रेशन हुआ है F1 जनरेशन में। मतलब कि टॉल के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था, वी विल स्टडी अबाउट दैट बिकॉज वी आर स्टडिंग जेनेटिक्स। सो दैट इज़ कॉल्ड एज जीन्स की हम स्टडी करेंगे, that is our genetics। So only one of the parental trait was expressed, meaning only one gene is expressed in the F1 generation। मतलब कि टॉल है तो टॉल, शॉर्ट है तो शॉर्ट, दोनों मिक्स नहीं हुए हैं। बट F2 जनरेशन में क्या हुआ, F2 स्टेज में क्या हुआ, बोथ द ट्रेट वेर एक्सप्रेस इन द प्रोपोर्शन 3:1। सो यहाँ पर F2 में उनको 3:1 का रेशियो मिला। मतलब कि
जो 3 थे वो थोड़े से पेरेंटल 3 पेरेंटल अलग मिले और एक जो था वो भी अपने दूसरे पेरेंट से प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस हुआ। सो F2 में थोड़ा सा मिक्सिंग होने को दिखता है हमको। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2। सो एज वी सेड अर्लियर कि F1 और F2 में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुआ है। ब्लेंडिंग होना मतलब कोई भी मिक्सिंग नहीं हुआ है। या कोई भी कैरेक्टर ले लो, आप कलर ले लो या पोड का शेप ले लो, कोई भी मिक्सिंग यहाँ पर नहीं हुआ है, मतलब कि जो मिला है वो प्योर मिला है। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वॉज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर द सक्सेसिव जनरेशन। दिस इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि इसने जो भी ऑब्जर्वेशंस किए थे, मेंडल ने प्रपोज किया कि ऐसी कोई तो चीज़ है जो स्टेबली पास हो रही है, अनचेंज है, मतलब वो चेंज भी नहीं हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से जो भी ऑफस्प्रिंग मतलब उनके जो नए बच्चों में जो चीज़ जा रही है वो चीज़ ऐसी है, स्टेबल ही है, पास हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, एंड वो अनचेंज है, मतलब चेंज होती ही नहीं है। ओके, सो ऐसी क्या चीज़ है, मतलब कि वो अपने गैमेट्स से, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, वहाँ से ये चीज़ क्या पास होती है ओवर द सक्सेसिव जनरेशन, मीनिंग स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन टू जनरेशन। सो ही कॉल्ड दिस थिंग्स एज अ फैक्टर्स। उन्होंने इस चीज़ का क्या बोला, फैक्टर्स बोला था उनके जब ऑब्जर्वेशन किए थे तभी, बट नाउ वी कॉल देम एज अ जीन्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी ये चीज़ पास हो रही है, जो कैरेक्टर्स जो पास हो रहे हैं, कैरेक्टर्स के लिए ऐसा क्या रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा क्या चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है, उनको उन्होंने मेंडल ने फैक्टर्स बोला सबसे पहले, बट अभी हम लोग जीन्स जाने जाते हैं, जीन्स। ओके, सो जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स ही वो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है जो कि इनहेरिटेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यूनिट है। ओके, सो जीन्स आर द इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. So, जीन्स के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है that is required to express a particular trait. Trait का मतलब होता है कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर ब्लैक आइस होती है, ब्राउन आइस होती है। ओके, सो वो जो आइस का जो कलर है, आई बॉल का जो हमारा कलर होता है, वो हमारे पेरेंट्स से भी हमको पास आउट होता है। सो उस हमारे आई बॉल के कलर के लिए ऐसा क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, सो डैट इज़ द जीन्स। ओके, हमने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा होगा, या फिर कोई भी मतलब हॉलीवुड की मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि जीन्स, बहुत बार जीन्स नाम लिया जाता है, डीएनए नाम लिया जाता है। फॉर एग्जांपल इन रोबोट मूवी और वी कैन से इन क्रिस मूवी। सो जो भी साइंस फिक्शन मूवी है उसमें ये डीएनए और जीन्स नेम आते रहते हैं। सो जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज अलील। सो हियर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज़ अलील, कि ऐसे जीन्स की जो पेयर, कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कि ऐसी ट्रेट को पेयर में रखना चाहिए, रखते हैं वो लोग। फॉर एग्जांपल अगर पी प्लांट टॉल है तो टॉल के उनके पास 2 जीन होंगे, पेयर होगा, जीन्स की पेयर होगी उनके पास। सो डैट इज़ कॉल्ड एज अलील। फॉर एग्जांपल कि अगर हम टॉल प्लांट को टी से डिनोट करेंगे, कैपिटल टी, सो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी अगर हम 2 टी में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर जीन्स की पेयर बन रही है, सो हमको ऑलवेज अलील जब हम लिखेंगे तो हम पेयर में लिखेंगे, मतलब कैपिटल टी होगा तो हम 2 बार कैपिटल टी लिखेंगे। ओके, सो डैट इज़ कॉल्ड एज पेयर ऑफ जीन्स एंड डैट इज़ नोन एज अलील। अलील दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, मतलब कि सेम जीन जो होता है, फॉर एग्जांपल टी हमने जो जीन लिया कैपिटल टी, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, जब अलील बनेगा तब थोड़ा डिफरेंट होगा, बिकॉज अलील में 2 जीन्स भी हो सकते हैं, मतलब कि पेयर है तो 2 ही होंगे, बट छोटा बड़ा मिक्स भी तो हो सकता है यहाँ पर। If we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. So, अगर हम उनको
अल्फ़ाबेटिकल सिम्बल्स में लिखे, मतलब कि ABCD में अगर उनको हम डिनोट करेंगे ईच जीन को, सो वी विल गिव द कैपिटल लेटर, वी विल यूज़ कैपिटल लेटर फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस एट द F1 जनरेशन। फिलियल 1 जनरेशन जो हमको मिली थी, वहाँ पर हमको अगर जीन्स का नाम देना है ABCD में तो हम कैपिटल लेटर्स में देंगे, एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट फॉर द अदर ट्रेट। उसके बाद जो भी दूसरा जो ट्रेट होगा उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट में डिनोट करेंगे, स्मॉल ABCD में डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, हाइट का कैरेक्टर अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सो कैपिटल T इज यूज फॉर द टॉल ट्रेट एंड स्मॉल t फॉर द डॉर्फ। सो हम यहाँ पर क्या करें, अगर हाइट की बात करें तो टॉल हाइट जो हमको मिली, टॉल कैरेक्टर जो है प्लांट का, वो हम कैपिटल T में डिनोट करेंगे, और जो शॉर्ट वाला है, डॉर्फ वाला जो प्लांट है, जो जीन है, उसको हम स्मॉल t में डिनोट करेंगे। ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t आर अलील्स ऑफ ईच अदर। सो यहाँ पर मैंने बोला आपको कि पेयर में जीन्स होते हैं हमेशा, मतलब बड़े वाला जीन भी और छोटे वाला जीन भी दोनों साथ में ही होते हैं, पेयर में होते हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के अलील होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? अलील्स मतलब कि वो एक दूसरे से थोड़े बहुत ऑपोजिट होते हैं, मतलब कि एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला जीन है यहाँ पर। सो कैपिटल T एंड स्मॉल t दे आर alleles of each other. Hence, in the plants, the pair of alleles for the height would be capital T, then capital T, or small t, both the small t और both the capital T. So यहाँ पर प्लांट्स में ऐसी पेयर alleles की मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो दोनों कैपिटल हो, या तो दोनों स्मॉल हो, या फिर एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो। So this is possibility will be seen in alleles. Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea plant variety, the allelic pair of genes for the height are identical or the homozygous. So मेंडल ने क्या बोला था कि अगर ट्रू ब्रीडिंग हो रहा है यहाँ पर, वहाँ पर भी टॉल और डॉर्फ जो प्लांट है, दे आर वेराइटी ऑफ allelic pair of genes for the height एंड डेट आर आइडेंटिकल एंड होमोजाइगस। मीनिंग अगर दोनों अलील मतलब दोनों जो पेयर है वो सेम है, सो डेट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिकल। अगर दोनों कैपिटल T हैं, सो डेट इज़ कॉल्ड एज होमोजाइगस और आइडेंटिकल। अगर दोनों छोटे हैं तो भी उनको होमोजाइगस और आइडेंटिकल बोलेंगे, बिकॉज दोनों सेम होते हैं, डेट्स वाई। सो आइडेंटिकल एंड होमोजाइगस आर द सिमिलर वर्ड्स फॉर द सेम पेयर ऑफ द जीन्स। कैपिटल टी अगर दोनों सेम हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे। सो कैपिटल T एंड स्मॉल t आर कॉल्ड एज द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype. So here is the difference between genotype and phenotype. So question can be asked, what is the difference between genotype and phenotype? जीनोटाइप किसको बोल रहे हैं कि कैपिटल T, दोनों कैपिटल T और स्मॉल t जो हमने लिए पेयर में, उसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। मतलब कि वो जीन्स, प्लांट्स के जो जीन्स होते हैं वो हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल T से या स्मॉल t से। सो डेट इज़ कॉल्ड एज जीनोटाइप। बट जो हम प्लांट्स में हम फिजिकली जो देख सकते हैं, हम जीन्स तो डायरेक्ट देख नहीं सकते प्लांट्स में, लेकिन हम प्लांट्स को तो देख सकते हैं, वो बड़े या छोटे हो सकते हैं। सो जो भी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होते हैं टॉल एंड डॉर्फ, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ओके, सो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप का ये डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर। व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ अ प्लांट दैट हैड अ जीनोटाइप T एंड स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t? अगर यहाँ पर देखो दोनों कैपिटल है तो हम उसको टॉल बोलेंगे, दोनों स्मॉल है T यहाँ पर तो हम डॉर्फ बोलेंगे। बट एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो हम क्या बोलेंगे उनको? व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप? यहाँ पर फिनोटाइप उसका कैसा होगा, मतलब कि फिजिकली वो हमको कैसे दिखेंगे? सो एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 heterozygote capital T and small t to be exactly like both the capital T parent in the appearance, and he proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other, that is as in F1, and hence that is called as dominant factor, and while the other factor is recessive.
सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। ये सब फंडामेंटल्स है, ये सब आपको मालूम होगा तो आपको आगे जाके कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको सब मालूम पड़ेगा। सो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमने F1 जनरेशन जो मिली थी हमको, उसमें सारे के सारे टॉल थे। मतलब हेट्रोजाइगट अगर उसमें अलील होता टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अगर मिक्स होते, सो डैट इज़ द वो एग्जैक्टली कैसे होते, दोनों कैपिटल की तरह ही होते इन द अपीरियंस जिसका पेरेंट्स का जो अपीरियंस था। यहाँ पर हमको F1 में सारे के सारे टॉल प्लांट मिले थे, तो पेरेंट का अपीरियंस भी टॉल प्लांट ही था, जैसे टॉल जो था वैसा ही अपीरियंस था। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिक्स मिल रहे हैं, तो अभी वो लोग दोनों जैसे बोथ द कैपिटल टी हो वैसा ही उनका अपीरियंस होता है। सो उसको उन्होंने क्या बोला कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन डोमिनेट्स द अदर। सो अगर ऐसा होता है, दोनों मिक्स होते हैं यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब कि बड़े वाले का जीन और छोटे वाले का जीन दोनों यहाँ पर अगर मिक्स हो रहे हैं, सो डैट इज़ द डिसिमिलर फैक्टर। एंड उसमें क्या होगा कि हर एक जो होगा वो दूसरे पे डोमिनेट होगा, मतलब कि दैट इज़ कॉल्ड एज द डोमिनेंट फैक्टर वाइल द अदर इज़ रेसेसिव। सो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी एग्जैक्टली दोनों मिलकर कैपिटल टी बना रहे हैं। सो यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो बड़ा हो गया, यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर बोला जाएगा। अगर दोनों स्मॉल टी मिलते यहाँ पर, अगर पेरेंट का अपीरियंस जो स्मॉल टी वाला था डॉर्फ प्लांट था, अगर सारे के सारे डॉर्फ प्लांट हमको मिलते तो यहाँ पर क्या होता, दोनों स्मॉल टी होते। तो यहाँ पर जो स्मॉल टी होता वो बड़े वाले पे कैपिटल टी पे डोमिनेंट होता। सो डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर हम किसको बोलेंगे, कैपिटल टी को बोलेंगे, बिकॉज ये दोनों मिलकर भी कैपिटल टी ही बना रहे हैं। अगर दोनों मिलकर स्मॉल टी बना रहे होते तो स्मॉल वाला जो टी था वो इस पर डोमिनेंट होता। सो डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर कैपिटल टी हुआ, एंड जो अदर जो स्मॉल टी बचा डेट इज़ कॉल्ड एज द रेसेसिव। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनेंट एंड रेसेसिव ये वर्ड्स आपको आते ही रहेंगे जब भी आगे आप स्टडी करोगे। सो इन दिस केस टी फॉर द टॉलनेस इज़ द डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी फॉर द डॉर्फनेस, मतलब कि जो टॉलनेस वाला जो कैपिटल टी है वो यहाँ पर डोमिनेंट होता है, और दूसरा रेसेसिव। ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर्स, मतलब कि जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था 7 कैरेक्टर्स में, उन सभी 7 कैरेक्टर्स में उनको यही रिजल्ट मिला है। बार बार ये रिपीट हो रहा है कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको यही रिजल्ट मिलता है कि F1 जनरेशन में एक डोमिनेंट मिलता है, एक रेसेसिव मिलता है। So that's why it is convenient, that is logical to use the capital and lowercase of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. So यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी होता है, लॉजिकली ज़रूरी होता है कि हम लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर्स यूज़ करें हमारे कॉन्सेप्ट को, जो डोमिनेंस वाला और रिसेसिवनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। सो अलील्स कैन बी सिमिलर एज इन द केस ऑफ होमोजाइगोट्स। होमो मतलब कि सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर दोनों टी सेम है, दोनों कैपिटल है, सो डैट इज़ कॉल्ड एज होमोजाइगोट्स। एंड दोनों अगर मतलब दोनों स्मॉल हो या बड़े हो लेकिन दोनों सिमिलर हो तो उनको होमोजाइगोट्स बोलेंगे। बट कैन बी डिसिमिलर, वो मतलब डिसिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल टी भी हो सकता है। सो डैट इज़ कॉल्ड एज हेटेरोजाइगोट। सो रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगोट्स and heterozygotes. Okay, this is very very important. So from here our lecture to be continued. Thank you and Jai Swaminarayan. We will talk more about these alleles and genes in our next lecture. Thank you.